हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पी स्टडी डॉट ऑनलाइन। आप सभी का पी स्टडी डॉट ऑनलाइन पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी साहसी महिला क्रांतिकारी की बात करेंगे जिन्हें शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो जब हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और भी महान क्रांतिकारियों के नाम आते हैं। लेकिन इस संघर्ष में महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। इन महिलाओं में एक नाम ऐसा है जिसे शायद उतना याद नहीं किया जाता जितना किया जाना चाहिए, और वह नाम है दुर्गा भाभी। एक ऐसी महिला जिन्होंने केवल क्रांतिकारियों का साथ ही नहीं दिया बल्कि स्वयं भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने अपने परिवार और व्यक्तिगत जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्वतंत्रता आंदोलन में अपना संबंध बनाए रखा, और जब आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने जोखिम उठाकर अपने क्रांतिकारी साथियों की मदद की। उनकी कहानी हमें यह बताती है कि स्वतंत्रता की लड़ाई में केवल मैदान में हथियार लेकर लड़ने वालों की कहानी नहीं थी। इस संघर्ष में ऐसे लोग भी थे जिन्होंने अपने घर, अपनी पहचान और अपने जीवन को जोखिम में डालकर क्रांतिकारियों की मदद की। आज हम जानेंगे दुर्गा भाभी कौन थी और वे क्रांतिकारी आंदोलन से कैसे जुड़ी, भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों के साथ उनका क्या संबंध था और स्वतंत्रता संग्राम में उनका अपना योगदान क्या था। उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो दुर्गा भाभी की बात करें तो इनका वास्तविक नाम दुर्गावती देवी था और इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को हुआ था। बाद में इनका विवाह क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुआ। भगवती चरण वोहरा स्वयं भी स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय क्रांतिकारी थे और वे आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA से जुड़े। विवाह के बाद दुर्गा देवी का जीवन भी धीरे धीरे उस क्रांतिकारी वातावरण से जुड़ने लगा जिसमें उनके पति और उनके साथी काम कर रहे थे। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदलने लगी। इनके क्रांतिकारी जीवन की बात करें तो इनका क्रांतिकारी जीवन अचानक से शुरू हुआ था। इनके पति भगवती चरण वोहरा पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उनके आसपास ऐसे युवा आते जाते थे जिनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन को समाप्त करना और भारत को स्वतंत्र बनाना था। इन्हीं लोगों में आगे चलकर भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारी भी शामिल हुए। दुर्गा देवी इन गतिविधियों से अनजान नहीं थी। धीरे धीरे वे भी इस वातावरण का हिस्सा बनने लगी। उनके घर का इस्तेमाल कई बार क्रांतिकारियों की गतिविधियों के लिए किया जाता था। इस तरह उनका घर केवल एक सामान्य परिवार का घर नहीं रह गया था, वह क्रांतिकारियों के लिए एक सुरक्षित स्थान और संपर्क का माध्यम भी बन गया। दुर्गा भाभी के जीवन को समझने के लिए उनके पति भगवती चरण वोहरा की भूमिका समझना भी जरूरी है। भगवती चरण वोहरा एक पढ़े लिखे और विचारशील क्रांतिकारी थे। वे केवल अंग्रेजी शासन का विरोध ही नहीं करते थे बल्कि स्वतंत्र भारत के स्वरूप को लेकर भी विचार करते थे। वे क्रांतिकारी संगठन के महत्वपूर्ण सदस्यों में शामिल थे। दुर्गा देवी ने अपने पति के जीवन और उनके साथियों की गतिविधियों को करीब से देखा। यही अनुभव आगे चलकर उन्हें स्वयं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता गया। क्रांतिकारी साथियों के बीच दुर्गा देवी को सम्मान से दुर्गा भाभी कहा जाने लगा। यह केवल एक संबोधन नहीं था, यह उनके और क्रांतिकारियों के बीच बने पारिवारिक जैसे संबंध को दर्शाता था। भगत सिंह और उनके साथी उन्हें सम्मान देते थे। वह कई क्रांतिकारियों के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति बन गई थी। उनके घर और परिवार ने भी क्रांतिकारियों को कई तरह से सहायता दी। इसी कारण इतिहास में उनका नाम केवल भगवती चरण वोहरा की पत्नी के रूप में नहीं बल्कि स्वयं एक सक्रिय सहयोगी और क्रांतिकारी के रूप में दर्ज हुआ। अब बात करते हैं उस संगठन की जिससे दुर्गा भाभी और उनके पति का संबंध था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी बात हमने इससे पहले भी चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और काकोरी कांड की जो मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वो पूरी डिटेल्स में है। उसमें भी हमने HSRA की बात की है। यह संगठन आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनके साथियों के क्रांतिकारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इस संगठन के क्रांतिकारी केवल अंग्रेजी शासन को हटाना नहीं चाहते थे, वे एक ऐसे स्वतंत्र भारत की कल्पना करते थे जहां शोषण और असमानता समाप्त हो। दुर्गा भाभी इस क्रांतिकारी वातावरण में अपने पति और उनके साथियों के संपर्क में लगातार बनी रही। दुर्गा भाभी का योगदान कई बार केवल एक वाक्य में बताया जाता है,
उन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की, लेकिन उनकी भूमिका इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के समय किसी व्यक्ति को सुरक्षित स्थान देना, संदेश पहुंचाना, पुलिस की नज़र से बचना और आवश्यक परिस्थितियों में साथ देना भी बहुत जोखिम भरा काम था। दुर्गा भाभी ने ऐसे कई कार्यों में सहयोग किया। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी विश्वास और साहस। अंग्रेज पुलिस की नज़रों से बचते हुए क्रांतिकारियों की सहायता करना किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान नहीं था, लेकिन दुर्गा भाभी ने यह जिम्मेदारी निभाई। अब हम बात करते हैं कहानी के उस हिस्से पर जिसके कारण दुर्गा भाभी का नाम भगत सिंह के साथ विशेष रूप से लिया जाता है। दुर्गा भाभी और भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में थे। भगत सिंह उनके पति भगवती चरण वोहरा के भी करीबी साथी थे। इस कारण दुर्गा भाभी और भगत सिंह के बीच विश्वास और सहयोग का संबंध था। यह संबंध व्यक्तिगत नहीं बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन और आपसी विश्वास पर आधारित था, और इसी विश्वास की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा दिसंबर 1928 में हुई। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसे अंग्रेजी शासन की क्रूरता के रूप में देखा। इसके बाद क्रांतिकारियों ने पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट को निशाना बनाने की योजना बनाई, लेकिन घटनाक्रम में गलती से जॉन पी सर्डसन की हत्या हो गई। इस घटना के बाद अंग्रेज पुलिस भगत सिंह और राजगुरु उनके साथियों की तलाश में लग गई। अब भगत सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लाहौर से सुरक्षित बाहर निकलना। भगत सिंह की पहचान पुलिस के लिए अब महत्वपूर्ण हो चुकी थी। उनका चेहरा और हुलिया पुलिस के पास था। ऐसी स्थिति में सामान्य तरीके से शहर से बाहर निकलना बेहद जोखिम भरा था। तभी एक योजना बनाई गई और इस योजना में दुर्गा भाभी की भूमिका सामने आती है। उन्होंने एक ऐसा काम करने का फैसला लिया जिसमें उनके अपने जीवन और सुरक्षा का भी खतरा था। उन्हें भगत सिंह के साथ यात्रा करनी थी, लेकिन भगत सिंह को इस तरह यात्रा करनी थी कि पुलिस उन्हें पहचान न सके। दिसंबर 1928 में दुर्गा भाभी ने भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालने में मदद की। योजना के अनुसार भगत सिंह ने अपना रूप बदलकर एक सज्जन व्यक्ति का रूप धारण किया। दुर्गा भाभी ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई। उनके साथ दुर्गा भाभी का छोटा बेटा सची भी था। यह योजना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय एक महिला अपने बच्चे और पति के साथ यात्रा कर रही हो तो पुलिस को शायद उस परिवार पर तुरंत संदेह न हो। इसी तरह दुर्गा भाभी ने अपने छोटे बच्चे के साथ एक अत्यंत जोखिम भरी यात्रा की। दुर्गा भाभी और भगत सिंह ने ट्रेन से लाहौर छोड़ने की योजना को अंजाम दिया। भगत सिंह ने अपना पारंपरिक रूप बदल लिया था। उन्होंने बाल कटवाए और पश्चिमी पहनावा अपनाया। दुर्गा भाभी उनके साथ थी और उनका बच्चा भी साथ था। इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस की नज़रों से बचना। अगर भगत सिंह की पहचान हो जाती तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता था, लेकिन योजना सफल रही और वे लाहौर से बाहर निकलने में सफल हुए। इस घटना को केवल दुर्गा भाभी ने भगत सिंह के साथ यात्रा की कहकर समाप्त कर देना सही नहीं हो। उन्हें पता था कि जिस व्यक्ति के साथ वह यात्रा कर रही हैं उसकी तलाश अंग्रेज पुलिस कर रही है। अगर पहचान सामने आ जाती तो उसके अपने जीवन और बच्चे की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती थी। फिर भी उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की। यही उनका साहस था। दुर्गा भाभी की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही है कि उन्होंने क्रांति को केवल बाहर से नहीं देखा, उन्होंने स्वयं उसमें भाग लिया। उनके सामने एक सामान्य जीवन जीने का रास्ता था, लेकिन उन्होंने उस समय के क्रांतिकारियों का साथ देने का फैसला लिया और जब किसी कठिन काम के लिए उनकी आवश्यकता हुई तो वे पीछे नहीं हटी। अभी तक हमने जाना कि दुर्गा भाभी का वास्तविक नाम दुर्गावती देवी था और उनका विवाह क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा से हुआ था। हमने देखा कि किस तरह उनका जीवन धीरे धीरे क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ता गया। वे क्रांतिकारियों के लिए भरोसेमंद साथी बनी और उन्हें दुर्गा भाभी के नाम से सम्मान मिला। हमने यह भी जाना कि 1928 में सर्डसन कांड के बाद भगत सिंह को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन यह केवल उनके क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत थी। आगे चलकर इन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी व्यक्तिगत त्रासदियों में से एक का सामना करना पड़ा और इसी घटना के बाद उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। उस समय क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका अक्सर पर्दे के पीछे दिखाई देती थी। कई महिलाएं क्रांतिकारियों को रहने की जगह देती थी, संदेश पहुंचाती थी, आवश्यक सामान उपलब्ध कराने में मदद करती थी और कई बार पुलिस की नज़रों से बचने में भी सहायता करती थी। दुर्गा भाभी ने भी ऐसी भूमिकाएं निभाई, लेकिन उनकी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वह केवल क्रांतिकारियों की मदद करने वाली महिला नहीं थी। समय आने पर उन्होंने खुद भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई।
इनका घर क्रांतिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया था। ऐसे समय में जब अंग्रेज पुलिस लगातार क्रांतियों की तलाश कर रही थी, किसी क्रांतिकारी को सुरक्षित जगह देना अपने आप में बड़ा जोखिम था। अगर पुलिस को पता चल जाता कि किसी घर में क्रांतिकारी छिपे हैं, तो उस परिवार को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता था। फिर भी दुर्गा भाभी ने अपने साथियों का साथ दिया। उनका साहस केवल एक घटना तक सीमित नहीं था। भगवती चरण वोहरा क्रांतिकारी आंदोलन के उन नेताओं में थे जो संगठन और विचार दोनों पर काम करते थे। वे क्रांतिकारी साहित्य से जुड़े हुए थे और संगठन के लिए योजनाएं बनाने में सक्रिय थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए युवाओं को संगठित और जागरूक करना जरूरी है। दुर्गा भाभी उनके इस कार्य को करीब से देख रही थी, इसीलिए धीरे धीरे उनके अंदर भी क्रांतिकारी भावना और मजबूत होती गई। अब क्रांतिकारी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण योजना बनाई जा रही थी। क्रांतिकारी अंग्रेज सरकार के खिलाफ अपनी गतिविधियों को और मजबूत करना चाहते थे। इसके लिए वे बम बनाने की तकनीक और अन्य साधनों पर भी काम कर रहे थे। इस काम में भगवती चरण वोहरा भी शामिल थे। लेकिन क्रांतिकारी गतिविधियां जितनी आगे बढ़ रही थी, खतरे भी उतने ही बढ़ रहे थे। और फिर आया 28 मई 1930। भगवती चरण वोहरा रावी नदी के किनारे बम का परीक्षण कर रहे थे। इस परीक्षण के दौरान एक दुर्घटना हुई। बम समय से पहले फट गया। इस दुर्घटना में भगवती चरण वोहरा की मृत्यु हो गई। वे बहुत कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। यह घटना दुर्गा भाभी के जीवन के लिए बहुत बड़ा आघात थी। उन्होंने अपने पति को खो दिया था, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने स्वतंत्रता के लिए उद्देश्य से अपना संबंध नहीं तोड़ा। अब हम बात करेंगे उनकी पति की मृत्यु के बाद। एक महिला जिसने अपने पति को खो दिया हो, जिसका जीवन पहले से ही क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जोखिम में हो और जिसके सामने एक छोटा बच्चा भी हो, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने परिवार और भविष्य की चिंता कर सकता था। लेकिन दुर्गा भाभी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने पति के अधूरे सपने और स्वतंत्रता के उद्देश्य को अपने जीवन में आगे बढ़ाने का फैसला लिया। अब तक हम दुर्गा भाभी को मुख्य रूप से क्रांतिकारियों की मदद करते हुए देखते आए हैं, लेकिन अब कहानी बदलती है। उन्होंने स्वयं अंग्रेजी शासन के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। यह उनके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। अब वह केवल किसी क्रांतिकारी की पत्नी या किसी क्रांतिकारी की सहयोगी नहीं थी, वह स्वयं एक सक्रिय क्रांतिकारी के रूप में सामने आई। 1930 में दुर्गा भाभी ने ब्रिटिश अधिकारी सर हैरी हेडली को निशाना बनाने का प्रयास किया। यह अधिकारी पुलिस और खुफिया तंत्र से जुड़ा हुआ था और क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में उसकी भूमिका थी। दुर्गा भाभी ने इस कार्रवाई की योजना बनाई और हथियार लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चलाई, लेकिन वह अपने लक्ष्य को पूरी तरह सफलतापूर्वक निशाना नहीं बना सकी। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार की नज़रें उन पर भी आ गईं। इस घटना के बाद दुर्गा भाभी के लिए खतरा और बढ़ गया। अब अंग्रेज सरकार उन्हें केवल क्रांतिकारियों की मदद करने वाली महिला के रूप में नहीं देख रही थी, वह स्वयं ब्रिटिश शासन के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य को नहीं छोड़ा। दुर्गा भाभी के जीवन की एक खास बात यह थी कि वे एक माँ भी थी। उनका एक छोटा बेटा था। इसके बावजूद उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। यह उनके जीवन की कठिन परिस्थितियों को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके सामने एक तरफ अपने बच्चे की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ देश की स्वतंत्रता का संघर्ष। उन्होंने दोनों जिम्मेदारियों को अपने तरीके से निभाने का प्रयास किया। दुर्गा भाभी की साहस की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने केवल दूसरों के लिए जोखिम नहीं उठाया। जब परिस्थितियां आईं तो उन्होंने खुद भी खतरा उठाया। उन्होंने अपने पति के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बनने से लेकर स्वयं अंग्रेज अधिकारी को निशाना बनाने तक का कठिन रास्ता तय किया। इसीलिए उन्हें केवल भगत सिंह की मदद करने वाली महिला के रूप में याद करना उनके पूरे योगदान को छोटा कर देता है। वे स्वयं भी एक साहसिक क्रांतिकारी थी। दुर्गा भाभी की कहानी हमें स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को समझने का अवसर देती है। महिलाओं ने कई अलग अलग तरीक़ों से आंदोलन में भाग लिया। कुछ ने सत्याग्रह और आंदोलनों में हिस्सा लिया, कुछ ने जेल यात्रा की, कुछ ने भूमिगत क्रांतिकारियों की मदद की और कुछ महिलाओं ने स्वयं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। दुर्गा भाभी इसी अंतिम श्रेणी के महत्वपूर्ण महिलाओं में शामिल थी। भगत सिंह के साथ उनका संबंध केवल उस एक ट्रेन यात्रा तक सीमित नहीं था, वे एक ही क्रांतिकारी वातावरण का हिस्सा थे। भगत सिंह उनके पति भगवती चरण वोहरा के भी करीबी साथी थे। दुर्गा भाभी ने क्रांतिकारी आंदोलन में कई साथियों की मदद की। इसी कारण भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारी उन पर विश्वास करते थे। उनका घर और उनका सहयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए उपयोगी था।
दुर्गा भाभी के जीवन को अगर एक शब्द में समझना हो तो वह शब्द होगा साहस। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में फैसले लिए, पुलिस के खतरे के बावजूद क्रांतिकारियों का साथ दिया, अपने पति को खोने के बाद भी संघर्ष जारी रखा। उन्होंने स्वयं अंग्रेज शासन के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया। यही कारण है कि उनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सम्मान के साथ लिया जाता है। अभी तक हमने बात की कि दुर्गा भाभी केवल क्रांतिकारियों की सहायता करने तक सीमित नहीं रही। उन्होंने स्वयं ही अंग्रेजी शासन के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई। अपने पति भगवती चरण वोहरा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और स्वतंत्रता के उद्देश्य से जुड़ी रही। लेकिन दुर्गा भाभी की कहानी केवल क्रांति और संघर्ष की कहानी नहीं है। उनके जीवन का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भी था, शिक्षा और समाज सेवा। तो अब हम उनके जीवन के उसी पक्ष को समझेंगे। दुर्गा भाभी का जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी समाप्त नहीं हुआ। देश स्वतंत्र होने के बाद उनके सामने एक नया सवाल था, अब देश के लिए क्या किया जाए। जिस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना जीवन संघर्ष में लगाया था, अब उसी देश के निर्माण में योगदान देना उनके लिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपना ध्यान विशेष रूप से शिक्षा की ओर लगाया। स्वतंत्रता के बाद दुर्गा भाभी ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा को महत्व दिया और एक शिक्षिका के रूप में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने लखनऊ में एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे आगे चलकर मॉन्टेसरी विद्यालय के रूप में जाना गया। यह उनके जीवन का एक बिल्कुल अलग लेकिन बेहद महत्वपूर्ण अध्याय था। जहां कभी उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया था, वहीं उन्होंने बच्चों को शिक्षित करने के काम को अपना माध्यम बनाया। अगर दुर्गा भाभी के जीवन को ध्यान से देखें तो हमें दो अलग अलग लेकिन जुड़े हुए रूप दिखाई देते हैं। एक और क्रांतिकारी दुर्गा भाभी और दूसरी और शिक्षिका और समाज सेविका दुर्गावती देवी। पहले वे स्वतंत्र भारत के लिए संघर्ष कर रही थी, बाद में वे स्वतंत्र भारत की नई पीढ़ियों को शिक्षित करने में योगदान देने लगी। यानी उनका लक्ष्य बदल नहीं गया था, बस उनके काम करने का तरीका बदल गया था। उनके हम लखनऊ में शिक्षा के कार्य की बात करें तो दुर्गा भाभी ने लखनऊ में बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय चलाने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं माना, बच्चों के विकास और अच्छे वातावरण पर भी ध्यान दिया। उस समय लड़कियों और बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाना समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य था। इस क्षेत्र में उनका योगदान उनके व्यक्तित्व के एक अलग पहलू को सामने लाता है। स्वतंत्रता केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का नाम नहीं है। एक स्वतंत्र देश को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित और जागरूक नागरिकों की आवश्यकता होती है। दुर्गा भाभी ने अपने जीवन के दूसरे चरण में इसी दिशा में काम किया। उन्होंने बच्चों के बीच शिक्षा का काम करके आने वाली पीढ़ी को मजबूत बनाने का प्रयास किया। यह उनके जीवन का शांत लेकिन बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कभी उनके जीवन में पुलिस का डर था, कभी उन्हें अपने क्रांतिकारी साथियों को सुरक्षित रखने की चिंता थी, कभी उन्हें अपने पति की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। बाद में वही महिला बच्चों के बीच शिक्षा का कार्य करती दिखाई देती है। यह परिवर्तन हमें बताता है कि व्यक्ति का जीवन केवल उसकी एक भूमिका से परिभाषित नहीं होता। दुर्गा भाभी एक क्रांतिकारी भी थी, एक माँ भी थी, एक पत्नी भी थी और बाद में एक शिक्षिका भी बनी। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के बाद भी दुर्गा भाभी अपने क्रांतिकारी अतीत को नहीं भूली। उनके जीवन में स्वतंत्रता आंदोलन की यादें हमेशा बनी रही। उन्होंने अपने जीवन में जिन लोगों को खोया था, अपने पति भगवती चरण वोहरा और अपने कई क्रांतिकारी साथियों को, उनकी स्मृतियां उनके साथ रही। लेकिन उन्होंने अपने अतीत को केवल दुख के रूप में नहीं देखा, उन्होंने उसे अपने जीवन की प्रेरणा बनाया। दुर्गा भाभी की कहानी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को सामने लाती है। अक्सर इतिहास में क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा करते समय पुरुष क्रांतिकारियों के नाम अधिक सुनाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे कई महिलाओं का भी योगदान था। दुर्गा भाभी ने दिखाया कि महिलाएं केवल सहायता करने तक सीमित नहीं थीं, वे स्वयं फैसले ले सकती थीं, जोखिम उठा सकती थीं और आवश्यकता पड़ने पर सीधे संघर्ष का हिस्सा भी बन सकती थीं। इनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था कठिन परिस्थितियों में दुख को संभालना। कम उम्र में विवाह, क्रांतिकारी वातावरण, पति का संघर्ष, एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी, पति की असमय मृत्यु और फिर भी जीवन को आगे बढ़ाना, यह आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को रुकने नहीं दिया। आज जब हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास पढ़ रहे हैं तो दुर्गा भाभी का नाम उन महिलाओं में लिया जाता है
जिन्हें क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। उनका योगदान केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की मदद की, उनका महत्व इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने स्वयं क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और बाद में शिक्षा के क्षेत्र में भी योगदान दिया। इसके लिए उनका जीवन कई चरणों में बटा हुआ दिखाई देता है। क्रांतिकारी संघर्ष, व्यक्तिगत त्रसदी, सक्रिय प्रतिरोध, शिक्षा और समाज सेवा। जब हम कहते हैं दुर्गा भाभी तो हमारे सामने केवल भगत सिंह और लाहौर से बाहर निकलने वाली महिला की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। हमें उस पूरी महिला को याद करना चाहिए जिसने क्रांतिकारियों का साथ दिया, जोखिम उठाया, अपने पति को खोया, स्वयं अंग्रेज शासन के खिलाफ कदम उठाया और बाद में शिक्षा के माध्यम से समाज के लिए काम किया। यही उनका पूरा व्यक्तित्व है। यदि हम उनके जीवन से क्या सीखते हैं तो दुर्गा भाभी का जीवन हमें कई बातें सिखाता है। पहली सीख साहस। कठिन परिस्थितियों में डरकर पीछे हटना आसान होता है, लेकिन साहस हमें आगे बढ़ाना सिखाता है। दूसरी जिम्मेदारी। उन्होंने अपने परिवार और देश दोनों के प्रति जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की। तीसरी संघर्ष। व्यक्तिगत दुख आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन को रोक नहीं दिया। चौथी शिक्षा। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने शिक्षा को समाज निर्माण का माध्यम बनाया। पाँचवीं महिलाओं की शक्ति। उनका जीवन बताता है कि महिलाएं इतिहास बनाने में किसी से पीछे नहीं थीं। आज इनकी सबसे बड़ी विरासत की बात करें तो वह है साहस, देशभक्ति, त्याग, शिक्षा और सबसे बढ़कर अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहना। उनका जीवन हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपने विचारों और कर्मों से समाज पर प्रभाव डाल सकता है। तो यहाँ तक हमने इनके जीवन के बारे में जाना। अब हम वीडियो के अंत में दुर्गा भाभी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। जैसे इनका पूरा नाम दुर्गावती देवी, प्रचलित नाम दुर्गा भाभी, जन्म 7 अक्टूबर 1907, पति भगवती चरण वोहरा, प्रमुख क्रांतिकारी संगठन से संबंध HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह की सहायता। 1928 में सरडसन कांड के बाद इन्हें लाहौर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका। पति भगवती चरण वोहरा की मृत्यु 28 मई 1930। इनके योगदान की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य, विद्यालय लखनऊ में मॉन्टेसरी शिक्षा से जुड़ा कार्य। मृत्यु 15 अक्टूबर 1999। दुर्गा भाभी के एक संपूर्ण व्यक्तित्व की बात करें तो अगर हम उनके जीवन को सिर्फ एक घटना से याद करेंगे तो हम उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। उनकी कहानी कई अध्यायों की कहानी है। एक बेटी की कहानी, एक पत्नी की कहानी, माँ की कहानी, क्रांतिकारी की कहानी और अंत में एक शिक्षिका और समाज सेविका की कहानी। उनके जीवन का हर चरण हमें कुछ न कुछ सिखाता है। तो यह थी दुर्गावती देवी यानी दुर्गा भाभी की पूरी कहानी। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने अपने समय की सीमाओं को चुनौती दी। उन्होंने साबित किया कि स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका केवल पर्दे के पीछे तक सीमित नहीं थी, वे स्वयं इतिहास का हिस्सा थी। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि देश के लिए किया गया सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता और जिन लोगों ने स्वतंत्र भारत के लिए अपना जीवन समर्पित किया उन्हें याद रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।